और अब मैं आज लेकर आया हूँ अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। ये कक्षा 9वीं का चैप्टर है और आप बखूबी आए हैं। तो हम बात कर रहे हैं संसाधन के रूप में लोग। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन को या मानव को एक संसाधन के रूप में। संसाधन दोस्तों क्या होता है? संसाधन वह चीज़ है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। चाहे वो जो कुछ भी हो, अगर उसमें हमारी किसी भी आवश्यकता को पूर्ण करने की क्षमता है, योग्यता है, तो हम उससे संसाधन कहते हैं। तो दोस्तों आता है हमारा पहला पॉइंट ये है कि मानव पूंजी। तो दोस्तों मानव पूंजी क्या है? अगर किसी में कौशल है अर्थात स्किल है, उसमें उत्पादन का ज्ञान है, अगर वो उत्पादन करना जानता है, उत्पादन का नॉलेज है, तो उससे मिलकर ही बनता है मानव पूंजी। तो मानव पूंजी क्या है दोस्तों? कौशल और उनमें निहित ज्ञान का स्टॉक। ज्ञान का स्टॉक क्या है दोस्तों? मानव पूंजी। दूसरा है कि मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं? तो दोस्तों जब मानव संसाधन में शिक्षा, स्वास्थ्य विकसित कर दिया जाता है अधिक मात्रा में। हाँ दोस्तों, अगर हम किसी मानव की शिक्षा पर या उसके स्वास्थ्य पर जब हम इन्वेस्ट करते हैं, उस पर निवेश करते हैं, तो उससे क्या बन जाता है दोस्तों? मानव पूंजी निर्माण बन जाता है, जो कि भौतिक निर्माण की ही भांति देश के लिए उत्पादकता में वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और सेवाओं के द्वारा किया जाता है। शिक्षा, अगर दोस्तों हम किसी व्यक्ति की शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसे पढ़ाते लिखाते हैं, तो वो अच्छा एजुकेटेड हो जाएगा, उसे पता चलेगा कि वो क्या कर सकता है। प्रशिक्षण दोस्तों ट्रेनिंग, अगर आपको बता दिया जाए कि आपको कैसे कोई कार्य करना है, तो आप अच्छे से उसे आसानी से कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों स्वास्थ्य होना ज़रूरी है। अगर आपके पास शिक्षा भी है, प्रशिक्षण भी है, लेकिन आपका स्वास्थ्य कमज़ोर है, तो आप अपना अच्छा काम नहीं कर सकते। इसीलिए मानव पूंजी में निवेश के लिए हमें 3 चरण याद रखना है: शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य। इन तीनों के द्वारा हम मानव पूंजी में निवेश करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आता है कि मानव पूंजी अन्य संसाधनों की तुलना में उपयोगी क्यों होता है? तो ये दोस्तों ऐसा है कि जैसे कि भूमि और भौतिक पूंजी श्रेष्ठ है, लेकिन क्योंकि मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, लेकिन भूमि और पूंजी अपने आप उपयोग में नहीं ला जा सकती। इसलिए मानव पूंजी को एक बेहतर या सर्वश्रेष्ठ साधन कहते हैं। तो अगला है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हम करते हैं, उन्हें हमने 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों कृषि आती है, वानिकी आती है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन शामिल होता है। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कृषि से अंतर्गत वानिकी मतलब दोस्तों ये हमारी रोपणदार कृषि होती है। पशुपालन जिसमें हम पशुओं को पालते हैं, मत्स्य पालन हम मछलियों का पालन करते हैं, मुर्गी पालन में मुर्गों को पालते हैं, खनन एवं उत्खनन में हम माइनिंग करते हैं दोस्तों, अर्थात खनिज पदार्थों को, लोहा, आयरन तत्व जैसे तत्वों को हम निकालते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र की एक्टिविटीज़ है। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। तो इसमें हम विनिर्माण कार्य करते हैं, जैसे जूता बनाना, प्लास्टिक बनाना या और भी बड़े पैमाने के उद्योग जैसे शर्ट बनाना। ये सब क्या है दोस्तों? हमारे द्वितीय क्षेत्र के। और तृतीय क्षेत्र में दोस्तों आता है हमारा व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल की जाती है हमारी तृतीय में। अर्थात जिसमें हम सर्विस दे रहे हैं वो सब क्या हमारी दोस्तों? तृतीय क्षेत्र है। यहाँ तक कि बाल काटने वाला नाई भी हमारा क्या है? तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। और हाँ दोस्तों, ये तीनों आर्थिक ये क्रियाएँ हैं, ये क्रियाकलाप है हमारी, ये सब आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं को भी दोस्तों हम 2 भागों में बांटते हैं: बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। तो बाजार क्रियाओं में वे दोस्तों आती हैं जिनमें हमें वेतन या लाभ मिलता है, या यदि हम ऑनर हैं तो हमें लाभ मिलेगा कंपनी से, अगर हम उसके श्रमिक हैं तो हमें भुगतान किया जाएगा। ठीक है, इसमें आप सरकारी सेवा सहित या वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल करते हैं। ये सब क्या है? बाजार क्रिया। और गैर बाजारी क्रिया वो है जो स्वयं के उपयोग के लिए हम उत्पादन करते हैं। इसमें हमें वो नहीं मिलती है, पेमेंट नहीं मिलती है। अगर हम ऑनर है तो हमको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, वो गैर बाजार आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और याद रखो दोस्तों कि जनसंख्या की गुणवत्ता क्या? तो जनसंख्या की गुणवत्ता उसकी साक्षरता दर, उसकी जीवन प्रत्याशा से ही पता चलती है कि लोग कितना जी रहे हैं, उनके पास कितना कौशल है। इन 3 कारकों पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है: साक्षरता दर अर्थात वो कितना शिक्षित है, जीवन प्रत्याशा मतलब उसका स्वास्थ्य कितना है, और कौशल पे कि उसके पास किस टाइप की स्किल है, उसकी गुणवत्ता है दोस्तों मानव की। और पुरुषों और महिलाओं के क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं तो दोस्तों जो आमतौर पर महिलाएं घर के काम करती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं।
परिवार के लिए दी गई सेवाओं के लिए महिलाओं को कोई भुगतान नहीं किया जाता है, ना ही उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं दोस्तों। अगर आपको कितना पैसा मिलना है ये आपकी शिक्षा और आपके कौशल पर ही डिपेंड करता है। अगर आपकी शिक्षा और कौशल अधिक होगी तो आपको अधिक वेतन मिलेगा, कम होगी तो कम मिलेगा। तो आम तौर पर देखा गया महिलाओं को कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर के कारण पुरुषों की अपेक्षा में कम पारिश्रमिक दिया जाता है या कम मजदूरी दर दी जाती है। दोस्तों शिक्षा की बात करें तो शिक्षा समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये राष्ट्रीय और सांस्कृतिक समृद्धि में भी वृद्धि करता है। यह प्रशासन की कार्य क्षमता भी बढ़ाता है। कि दोस्तों अगर आपके पास शिक्षा है तो आप अधिक कमाएंगे, और अधिक कमाएंगे तो आप सरकार को टैक्स देंगे। टैक्स से क्या होगा, हमारे देश की वृद्धि होगी। साथ में हमारे सांस्कृतिक कल्चर हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनको भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, उनमें भी अच्छी वृद्धि ला सकते हैं, और प्रशासन के कार्यों में भी हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अब और इसलिए लड़कियों की शिक्षा पर जोर देने के लिए उन्हें प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच और धारणा और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिससे कि लड़कियों के शिक्षा पर बल दिया जा सके। तो दोस्तों कि जब पहली पंचवर्षीय योजना के तहत 151 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया था, और वहीं 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट किया गया था शिक्षा में। अगर दोस्तों में से परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पहले जो किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना पे, तो वो 0.64% था, जो 15-16 में बढ़कर 3% हो गया। अगर भारतीय रिजर्व बैंक के अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो ये 2.7% था। और वहीं बता दें दोस्तों कि 1951 में जो भारत की साक्षरता दर थी वो 18% थी, जो 2011 में बढ़कर 74% हो गई है। और 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये इसका मुख्य प्रावधान था। दोस्तों हम बात करें स्वास्थ्य की, तो किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अगर उसके अंदर क्षमता है बीमारियों से लड़ने की, तो दोस्तों वो क्या है, स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। और शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय होता है दोस्तों 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु से। अगर 1 वर्ष से कम का बच्चा था और मर जाता है तो वो शिशु मृत्यु दर में आता है। और जन्म दर से अभिप्राय है दोस्तों एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। 1 महीने में 1000 व्यक्तियों पे कितने जन्म लेते हैं उन्हें जन्म दर से आंका जाता है। उसी प्रकार मृत्यु दर भी सेम है दोस्तों, किसी एक विशेष अवधि में 1 वर्ष में 1000 लोगों पे कितने लोग मरे हैं, ये मृत्यु दर कहलाती है दोस्तों। बेरोजगारी, तो बेरोजगारी उस समय विद्यमान की जा सकती है। बेरोजगारी उस समय कहते हैं दोस्तों जब प्रचलित मजदूरी है, जो मजदूरी दर का रेट चल रहा है, उस पर अगर आप काम करना चाहते हैं और आपको काम नहीं मिलता है तो आप बेरोजगार कहलाएंगे। अब दोस्तों आता है कि श्रम बल क्या है, तो श्रम बल दोस्तों वही है जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है, वो सब श्रम बल कहलाते हैं। अब भारत के संदर्भ में दोस्तों हमने जो बेरोजगारी है उसको 2 भागों में बांटा है, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, वहीं नगरीय क्षेत्र में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी कब होती है दोस्तों, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। ये आमतौर पर गाँव में होता है, जब कढ़ाई लड़ाई कृषि से रिलेटेड सारे खत्म हो जाते हैं तो बीच के कुछ महीने उन्हें कोई काम नहीं मिलता तो वो मौसमी बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। अब प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत वे लोग होते हैं जो देखने में लगता है कि वो कार्य कर रहे हैं लेकिन असल में काम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए किसी किसान के पास 5 एकड़ की ज़मीन है और उस पर 5 लोग काम करते हैं, लेकिन देखा गया कि 3 लोगों द्वारा उत्पादन 15 क्विंटल था और 5 लोगों द्वारा भी जो उत्पादन है 15 क्विंटल ही है। तो इसका मतलब है कि 2 लोग क्या थे दोस्तों, हमारे प्रचंड बेरोजगारी के शिकार थे। और दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी वो है जो पढ़ा लिखा है, स्किल्स है, उसके बावजूद भी उन्हें काम नहीं मिल पाता है, तो वो दोस्तों क्या कह लेते हैं, शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इसके अलावा और आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त कमलेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल।